नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर रांची के जेल मोड़ स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे इस झारखंड की धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। आज उनके आदर्श को हम आत्मसात करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं और झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एक रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग भी उनके विचारों को लेकर इस राज्य की जनता के लिए हमेशा खड़े हैं। हर वर्ष की तरह पूरे राज्य भर में अलग अलग जगह पर शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई जा रही है। जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो का नाम अमर रहेगा। वहीं निर्मल महतो की जयंती पर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक अमित महतो भी मौजूद रहे। साल 2024 की विदाई हो रही है, वहीं नए साल 2025 के आगमन की स्वागत जोरों पर है। प्राकृतिक संसाधनों से भरे इस झारखंड में होटल से लेकर पिकनिक स्पॉट तक नए साल के स्वागत के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इन सबके बीच राज्य सरकार भी साल 2025 को लेकर वर्क प्लान करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को क्रिसमस और नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से झारखंड मंत्रालय में संबोधित करते हुए नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त की और उम्मीद की कि आने वाला समय राज्य के लोगों के लिए खुशियों से भरा रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सरकार की आवाज इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनका हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा कि नए साल में राज्य में बेहतर और दूरदर्शी बनाने की दिशा में हम सभी मिलकर कदम बढ़ाएं, यह प्रयास होना चाहिए। पेसा कानून को लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा है कि यह सरकार इस राज्य की भावना के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में पहले से ही चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर निर्णय लेकर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल जी ऐसे नेता थे जिन्हें पक्ष विपक्ष सभी सुना करते थे। संसद ही नहीं, पूरा देश उन्हें सुनता था। आज झारखंड राज्य का अलग निर्माण हुआ, उसमें भी उनका अहम योगदान है। वहीं वहां उपस्थित बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल खान ने कहा कि मुझे वाजपेयी जी के साथ कार्य करने का मौका मिला। व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना असंभव है। उन्होंने उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां भी सुनाई। बेरमो के सुभाष नगर स्थित भाजपा कार्यालय के प्रांगण में बीजेपी नेता प्रकाश सिंह के नेतृत्व में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई और उनकी तस्वीर पर पुष्प और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दिन को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी एक राजनेता के साथ ही पत्रकार और लेखक भी थे। अपने दमदार और ओजस्वी भाषण से वह हर किसी को प्रभावित कर देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के शताब्दी समारोह को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता प्रकाश सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक महान नेता, प्रभावशाली विचारक और भारत के सबसे प्रिय दूरदर्शी नेताओं में से एक थे।
अपनी वाक्पटुता, राजनीतिक कौशल और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए जाने जाने वाले वाजपेयी की विरासत लाखों भारतीयों को प्रेरित करती है। यह दिन न केवल उनके योगदान का सम्मान करता है, बल्कि अखंडता, एकता और प्रगति के उनके मूल्यों की याद भी दिलाता है। ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्योहार जीसस क्राइस्ट के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस की धूम राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी रांची में ईसाई धर्मावलंबियों के दरमियान इस महापर्व को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह का माहौल है। रांची शहर के विभिन्न गिरजाघर और उसके आसपास के क्षेत्र में बेहद ही आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। वहीं राजधानी रांची के बाजारों में भी क्रिसमस में संबंधित घरेलू सजावट की सामग्री की बिक्री जोरों पर है। जगह जगह पर कैरल्स, क्रिसमस कार्निवल, क्रिसमस गैदरिंग और क्रिसमस मिलन समारोह का दौर भी जारी है। वहीं शहर के ईसाई बाहुल्य क्षेत्र में क्रिसमस के गाने चारों तरफ सुनाई देने लगे हैं। इस बार के क्रिसमस की खास बात यह है कि रांची के पुरुलिया रोड को झारखंड सरकार के सौजन्य से बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के रोगा सिरसा मांझीडीह गांव में अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान सीएसपी संचालक नीरज कुमार को गोली मारी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल नीरज कुमार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संदर्भ में घायल सीएसपी संचालक नीरज के चाचा रामकिशोर ने बताया कि उनका भतीजा सीएसपी केंद्र में काम करता है। जब वह सीएसपी में था तभी बाइक पर सवार 6 बदमाश केंद्र के अंदर आए और कैश निकाल कर ले गए। उन्होंने नीरज को लूटने का प्रयास किया और नीरज ने उनका विरोध किया तो अपराधियों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल नीरज कुमार के पैर से गोली निकाल दी गई है और उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घटना को लेकर मधुपुर डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिन पर भी शक है उनकी खोजबीन जारी है। बात करेंगे बिहार की। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान सबों के बीच चलाना है और 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य पहले से निर्धारित है उसको हर स्तर पर पूरा करना है। इन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान खासतौर से शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, नौजवान के साथ साथ महिलाओं के बीच मजबूती से चलाना है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पार्टी के द्वारा जो माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 किए जाने के अलावा युवाओं के बीच नौकरी और रोजगार तथा छात्रों की समस्याओं को जन अभियान के रूप में हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। इसके लिए जिनको भी सदस्यता दी जाए उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि 17 महीने में महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ जो जनहित के कार्य किए गए हैं उसके साथ नौकरी और रोजगार के कार्यों की जानकारी भी सबों के बीच पहुंचाना है। संगठन की मजबूती के लिए हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी और समन्वय बनाकर पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक पार्टी की नीति और सिद्धांत और लालू जी के विचारों को हर घर तक पहुंचाना है। श्री तेजस्वी ने आगे कहा कि सदस्यता अभियान में एक बूथ पर 10 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करके हमें हर लोग के बीच समाज का कोई भी तबका न छूटे, इस बात का खास ख्याल रखना होगा।
भाजपा के साथ मिलकर जदयू दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। जदयू नेताओं ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनका प्रेम झूठा है। संजय झा ने कहा कि पूरी दिल्ली मानती है कि केजरीवाल ने लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया है। दिल्ली के हालात बदतर हैं, लेकिन इनकी राजनीति चमक रही है। दिल्ली को बनाने, बढ़ाने और चलाने में बिहार और यूपी के लोगों का खासा योगदान है। केजरीवाल ने इनको खूब ठगा। ये लोग सबसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने बिहार के लोगों के बारे में कहा था कि ये 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर लौट जाते हैं। यह बिहारियों के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। कोरोना काल में बिहार और यूपी के भूखे प्यासे लोगों को दिल्ली से भगा दिया। दिल्ली के अस्पतालों में उनके इलाज पर रोक लगा दी। आजकल केजरीवाल के मन में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर नया प्रेम जागा है। हकीकत क्या है सबको पता है। राजीव रंजन ने कहा कि इसी साल मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की थी। अब तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उनका दूसरा झांसा, दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। उन्होंने पंजाब में भी यही झांसा दिया था, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। बात करेंगे हरियाणा की। साइबर सिटी गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह के साथ साथ गुरुग्राम पटौदी सोना के विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो गुरुग्राम में 700 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और शहर में मेट्रो का विस्तार पर चर्चा हुई है। बैठक के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 औद्योगिक शहर बसाने को लेकर किए गए संकल्प के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पंचग्राम योजना विचाराधीन है और इस संबंध में विभिन्न कई निर्णय लिए जाने हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें 10 ऐसे शहर पूरे राज्य में सभी राजमार्गों के नजदीक बसाने चाहिए जहां पर लोगों को रोजगार मिले और निवेशक अपने निवेश को आसानी से लेकर आ सके। इन शहरों में औद्योगिक, आवासाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक इत्यादि सभी प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम वासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन सेक्टर 22 और साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तारीकरण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और उनके आला नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बाबा साहेब के नाम राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। देश में किसी भी स्थान पर उनके स्मारक को मंजूरी तक नहीं दी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया है। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। उज्जैन में महाकाल थाना पुलिस ने रामघाट क्षेत्र में 40 भिखारियों को पकड़ा है। इंदौर के बाद अब उज्जैन शहर को भी भिखारियों से मुक्त करने का अभियान तेज हो गया है। मंगलवार को महाकाल थाना पुलिस ने रामघाट क्षेत्र से 40 भिखारियों को पकड़ा है। आगे शहर के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि मिशन स्माइल के तहत भिखारियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। एनजीओ की मदद से उनके रहने, खाने पीने और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य न केवल शहर को भिखारी मुक्त बनाना है बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देना भी है।
केंद्र सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन को करीब 1 साल पहले भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए चुना गया था। हालांकि भिखारियों के लिए उपयुक्त पुनर्वास केंद्र न होने के कारण यह योजना अब तक प्रभावी नहीं हो पाई थी। इंदौर की सफलता से प्रेरणा लेकर अब उज्जैन में भी यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाकाल थाना टीआई नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि फिलहाल भिखारियों को रैन बसेरे में रखा जाएगा। सेवा धाम आश्रम के साथ चर्चा चल रही है, जहां उन्हें स्थायी रूप से रखने का निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि रामघाट पर कार्यवाही के दौरान कुछ भिखारियों ने जबरदस्ती ले जाए जाने पर विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठाकर रैन बसेरा भेज दिया है। अभियान के तहत शहर के अन्य हिस्सों में भी जल्द ही कार्यवाही शुरू होगी। बात करेंगे महाराष्ट्र की। पिछले कुछ दिनों से नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी है। क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही की है। इस बार खारगर के कोपरा से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इस बार इन नागरिकों के पास कोई भारतीय नागरिकता या सबूत नहीं मिला है, इसलिए पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। साथ ही खारगर पुलिस स्टेशन में एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही वाशी के एमपीएमसी इलाके में छापेमारी के दौरान 1 पुरुष और 5 महिला बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तरीके से बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है। नई मुंबई पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हमारे साथ में डीसीपी अमित काले सर हैं, जानते हैं उनसे किस तरह से कार्रवाई की गई है। सर, नई मुंबई में कार्रवाई की गई है। 21 तारीख और 23 तारीख को हमने बांग्लादेशी जो इलीगल स्टे करते हैं हमारे नवी मुंबई में, इनके ऊपर क्राइम ब्रांच ने पुलिस स्टेशन के साथ जॉइंट एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट किया। बट उससे पहले जब हम इलीगल फॉरेन नेशनल्स की बात करते हैं तो हमने 12 दिसंबर को पहली कार्रवाई की अफ्रीकन नेशनल्स पे, जिसमें 70 अफ्रीकन नेशनल्स को हमने हिरासत में लिया। 16 लोगों के ऊपर एनडीपीएस के अलग अलग हमने मामले दर्ज किए हैं, जिसमें करीब 12 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है हमने उसमें बरामद किया। सेकंड जो हमारा फेज था अफ्रीकन नेशनल्स के बाद, वो था बांग्लादेशियों का, जो इलीगली यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं या फिर बोट पे जा रहे हैं और बाकी के भी जो बिजनेस में एंगेज है। तो इसमें 21 तारीख को हमने करीब 10 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है फॉरेनर एक्ट्स के तहत, और 23 तारीख को हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। एक पर्सन था जिसका वीजा एक्सपर्ट हो चुका था, नेचुरली उसको लीव इंडिया नोटिस दिया। 55 लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ वैलिड इंडियन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया हमारे सामने, जो हमारे हिसाब से अभी तक जिसकी छानबीन करना शुरू है। तो हमने वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए कि अगर आधार कार्ड भी ओरिजिनल दिखता है, बट उसे निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो फेक है या जेन्युइन है, ओरिजिनल है। अगर वो फेक निकलते तो नेचुरली हम लोग फॉर्जरी के तहत भी इसमें मामला रजिस्टर करेंगे। सर, उनके पास डॉक्यूमेंट जो मिलता है उसके बेस में घर भी लेते हैं, तो इस पे क्या बताना चाहेंगे कि जो घर देते हैं उन्हें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? जो लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने कोई भी टेनेंट अब जब वो रखते हैं तो उन्हें नेचुरली उसका लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट करना है जो रजिस्टर्ड हो, उसका एक कॉपी इंटीमेशन के लिए पुलिस स्टेशन के लिए देनी पड़ती है। प्लस वो जिसे किसी भी टेनेंट को घर दे रहा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेने चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन है या और कुछ है। ये बात अलग है कि अगर वो आधार कार्ड यहाँ का ओरिजिनल देते हैं तो वो घर वालों को समझ में नहीं आ पाएगा कि ये जेन्युइन है कि क्या है। बट अगर कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देता है और उसकी इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को भी नहीं दे रहे, तो कल जाके अगर ये लोग इलीगल है ये पता चलता है या इलीगल एक्टिविटी में एंगेज है पता चलता है, तो इसमें घर मालक भी इसमें आरोपी किया जाएगा। जैसे हमने अफ्रीकन नेशनल के केस में जहां पुलिस को इंटीमेशन नहीं दिया गया, हर इसमें हमने घर मालक को एक्यूज्ड बनाया है। प्लस एजेंट्स भी जो फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करते हैं उनके ऊपर भी फोर्जरी का हम लोग को एक्यूज उनको बना के ऑफिस रजिस्टर करेंगे। सर, डिटेंशन सेंटर अगर नहीं है तो काफी तकलीफें होती हैं। अभी मंजूरी दी गई है तो क्या क्या फायदे होंगे उससे? डिटेंशन सेंटर का पर्पज ये है कि जब वो बेल आउट हो जाता है कोई भी फॉरेन नेशनल जो इलीगली रहता है, उसे हम तब तक डिपोर्ट नहीं कर पाते जब तक वो केस का जजमेंट नहीं आता है, चाहे कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल हो। बट अगर वो बेल आउट हो जाता है और जजमेंट के लिए समय लगता है तो कहीं पे भी भाग जा सकता है या मिलता नहीं है बाद में। डिटेंशन सेंटर से रहने के बाद उसको वही रखा जाएगा, जजमेंट आएगा, उसके बाद उसका डिपोर्टेशन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा और उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, तो वो डिपोर्टेशन के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कैमरा पर्सन के साथ सभी सुनिए, एपी न्यूज नई मुंबई।
महाराष्ट्र के कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया और फिर उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे कल्याण में आक्रोश फैल गया है। नागरिकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मोर्चा निकाला और सरकार से मांग की है कि जिस तरह से बदलापुर कांड में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, उसी तरह से इस आरोपी का भी एनकाउंटर किया जाए। इस मामले में कोसलेवाड़ी पुलिस ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी को बुल्ढाड़ा के शेगांव से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कल्याणपुर के चक्की नाका इलाके में रहने वाली 13 साल की लड़की ने सोमवार सुबह कुछ खाने की चीजें लेने के लिए दुकान पर गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। लड़की 8-9 घंटे तक घर नहीं आई तो पीड़ित परिवार ने कल्याण के कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। कोलशेवाड़ी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। दूसरे दिन मंगलवार को सुबह कल्याण के पास भिवंडी इलाके में बाप गांव में नाबालिग लड़की का शव मिला। लड़की के पिता ने अपनी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या कर दिए जाने के शक पर 2 लोगों पर उन्होंने शक जताया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करने के 5 टीमें गठित की है। इसके सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी गई है। इस मामले में 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। मुख्य आरोपी विशाल गवली और वारदात में मदद करने वाला आरोपी पत्नी को बुल्ढाड़ा के शेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। आरोपी विशाल गवली की यह तीसरी पत्नी है। इसके पहले की 2 पत्नियां विशाल को छोड़कर चली गई हैं। कहा जाता है कि दुर्घटना के दौरान कार में एयरबैग यात्रियों के लिए वरदान होता है, लेकिन यही एयरबैग वाशी के एक 6 साल के बच्चे की जान पर भारी पड़ गया। मृतक बच्चे का नाम हर्ष मावजी आरोठिया है। ये भयानक हादसा नवी मुंबई के वाशी इलाके में हुआ है। हादसे के दौरान कार का एयरबैग खुलने से उसकी जान चली गई। हर्ष की कार के आगे वाली एसयूवी रोड डिवाइडर से टकरा गई। उस कार का पिछला हिस्सा हर्ष की कार के बोनट पर गिरा और एयरबैग अचानक खुल गया। इस हादसे के बाद पुलिस ने एसयूवी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हर्ष के पिता मावजी आरोठिया के मुताबिक हर्ष और उसके भाई बहन पानी पूरी खाने की जिद करते थे। सभी लोग पानी पूरी खाने के लिए कार में बैठे। मावजी गाड़ी चला रहे थे। हर्ष उनके बगल में बैठा था और बाकी लोग पिछली सीट पर बैठे थे। वाशी के सेक्टर 28 में ब्लू डायमंड होटल जंक्शन के पास थे। उनकी कार के आगे एक एसयूवी थी। कुछ ही समय में एसयूवी तेजी से आगे बढ़ी और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और उसका पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया और आरोपियों की कार बोनट से टकरा गया। उस झटके में कार का एयरबैग खुल गया और हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। हर्ष के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों के मुताबिक हर्ष की मौत पॉलीट्रॉमा शॉक के कारण हुई है। पॉलीट्रॉमा शरीर में 1 से अधिक स्थानों पर लगी चोट है। अंदरूनी चोटों के कारण रक्त संचार हुआ और हर्ष की मौत हो गई। हादसे में मावजी और हर्ष के भाई बहनों को भी मामूली चोटें आई हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार की नीतियों से प्रदेश में पर्यटकों को रुझान उत्तर प्रदेश की ओर लगातार बढ़ रहा है। वही वजह है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से भारत दुनिया का 5वां पसंदीदा स्थल बन चुका है। इसमें भी घरेलू खासकर धार्मिक पर्यटन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बदली भूमिका में भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि क्रमशः अयोध्या एवं ब्रज क्षेत्र, तीनों लोकों से न्यारी भगवान शिव की काशी का महत्वपूर्ण रोल है। इन सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश को देश के पर्यटन का नया ग्रोथ इंजन बना दिया है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही संभव हो सका है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अब पर्यटकों की पहली पसंद है। 7 वर्षों के दौरान यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 200 करोड़ रही। इसमें 1.26 करोड़ विदेशी पर्यटक भी शामिल है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 32.180 करोड़ थी। 2024 के शुरुआती 6 महीनों में यह बढ़कर 32.98 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें अयोध्या और काशी का खासा योगदान रहा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बवाल जारी है। यूपी के मुरादाबाद और संभल जिले के
बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुरादाबाद अंबेडकर पार्क पर 4 घंटे तक धरना देने के बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह देश एवं बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। उनके द्वारा की गई टिप्पणी एक एवं बहुजन समाज के लोगों के लिए अपमान से कम नहीं है। इसी को देखते हुए आज काफी बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क मुरादाबाद पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।